सबको मेरा नमस्ते। माँ सरस्वती की कृपा और उसका आशीर्वाद बना रहे। सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा हेतु निर्धारित हिंदी ऐच्छिक पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 काव्य खंड में से वसंत आया और तोड़ो, इन दोनों कविताओं का आज विशद चिंतन करेंगे। इसे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। कवि परिचय। कवि का नाम है रघुवीर सहाय। इनका जन्म सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु सन 1990 में। शिक्षा इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी कुछ प्रमुख कृतियों का नाम यहां दिया जा रहा है। लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। उनकी लेखन शैली की विशेषता यह है, जो वो कविता लिखते हैं वो नई कविता के रूप में जानी जाती है। उनकी कविताओं में आत्मपरक और अनुभव बोध की बातें विद्यमान ज्यादा है। मतलब व्यक्ति अपने बारे में और अपने उत्थान के विषय में अधिक से अधिक चिंतन करे, इस विषय को वो ध्यान में रखते हैं। मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति। एक मनुष्य के मन में जो अंतर्द्वंद के कारण उत्थान के शिखर पर नहीं बढ़ पाते हैं, उसकी कविता में अभिव्यक्ति की है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, इन अलंकारों का वो प्रयोग करते हैं अपने कविता में। जब हम कविता को पढ़ेंगे तो कुछ बातें ध्यान रखना आवश्यक है। पहली कविता वसंत में, वसंत ऋतु के बारे में दिमाग में रखें और मन में एक उसका चित्र रखें। आज का समाज किस प्रकार प्रकृति से दूर हो रहा है, प्रकृति से उसका रिश्ता टूट रहा है। इस भागम भाग की दुनिया में शहरों का ज्यादा विकास हो रहा है और शहर में रहने वाले व्यक्ति रोजी रोटी या अधिक से अधिक उन्नति के कारण सिर्फ भागम भाग की जिंदगी जीते हैं, जबकि हमारी वास्तविक रिश्ता प्रकृति से है। तो उसके ऊपर लेखक ने अपना चिंता अभिव्यक्त किया है। आज की जीवन शैली, कैलेंडर, जो हम कैलेंडर टांग के रखते हैं उससे पता लगता है कि उसमें पता रहता है कि आज ये तिथि है, उससे जानते हैं। लेकिन प्रकृति के बारे में जानना हम लोग स्वाभाविक तौर से नहीं जान पाते हैं। दूसरी कविता उनकी तोड़ो जो है, वो मनुष्य समाज के लिए उद्बोधन है, जागने के लिए कहा है, नए सृजन की प्रेरणा के लिए कहा है। हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। धरती और मन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मान प्राप्त हुआ है। अब हम एनसीईआरटी की पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप यहां देख रहे हैं रघुवीर सहाय जी का चित्र। ये एनसीईआरटी की जो पुस्तक है अंतरा भाग 2, उसमें आप ये चित्र देख रहे हैं, रघुवीर सहाय। इनका जन्म 1929 में हुआ और मृत्यु 1990 में। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे, तो उनका मुख्य कार्य पत्रकारिता थी।
आरंभ में उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। फिर वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। आकाशवाणी बोलते हैं रेडियो या दूरदर्शन। उसके लिए जो विभाग है उसको हिंदी में आकाशवाणी नाम दिया गया है उसका। तो वहां पर वो समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक वे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के भी संपादन से जुड़े रहे। कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान का संपादन किया। दिनमान एक दैनिक अखबार है, इसके भी वो संपादक रहे, संपादन का कार्य किया। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। उनकी कुछ विशेषताएं अज्ञेय द्वारा, अज्ञेय कवि का नाम है, लेखक का नाम, दूसरा सप्तक में संकलित है। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा। रचनात्मक का मतलब ऐसे लेख लिखे जिससे मानवीय समाज की संरचना हो, अच्छे रास्ते पर। विवेचना का मतलब यह है अच्छे और बुरे दोनों विषय में चिंतन करते हुए समाज को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, व्यक्ति को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, इस पर जो चिंतन किया गया है उसे विवेचनात्मक कहते हैं। उनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जन जीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक है। रचनात्मक अनुभव, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का निर्माण कैसा हो। ये नहीं कि सिर्फ कमियां ही बताएं, नहीं, कमियों को दूर करके आगे कैसे बढ़ना है, इसको कहते हैं रचनात्मक अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है मन की जो विचारधारा है वो लेखनी या वाणी से निकल पड़े, उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों में निरीक्षण, अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते हैं। निरीक्षण का मतलब गहराई से देखना। अनुभव का मतलब एक व्यक्ति किस प्रकार से उसे अनुभव करता है या समाज में रहते उसे कैसा अनुभव प्राप्त हो रहा है, व्यक्तिगत जीवन में कहां परेशानी आ रही है, और बोध, उसको समझ करके फिर कविता में लिखना। रघुवीर सहाय ने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सर्जनात्मक उपयोग किया। सर्जनात्मक का मतलब बनाने का, निर्माण करना, आगे की पथ पर ले चलना। वे मानते हैं कि अखबार के भीतर दबी और छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें होते हैं जिसमें मानवीय पीड़ा छिपी रहती है। अखबार को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो एक मनुष्य के अंदर जो छिपी हुई भावनाएं किस प्रकार आहत होती हैं, उसे राजनैतिक, सामाजिक या आधिकारिक दबाव में वो किस प्रकार से छटपटाता है, उस मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति कविता का दायित्व है। उसका अधिकार है कि उसको अभिव्यक्त करे और उसको समाधान करे, उसे आगे के रास्ते पर ले चले। इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपनी नई काव्य भाषा का विकास किया। काव्य भाषा का मतलब कविता की भाषा, उसके अंदर निकलने वाले अभिव्यंजना, लक्षणा, इसको काव्य भाषा कहेंगे। शब्दों का संचय तो होता है, लेकिन साथ में अर्थ और भावार्थ और उसके काव्य सौंदर्य को भी समझना आवश्यक है। वे अनावश्यक प्रयोग के शब्दों के प्रयोग से प्रयास पूर्वक बचते हैं। अधिक शब्द नहीं लिखना चाहते, कम शब्द में अधिक बात को कहना चाहते हैं। भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति उनकी कविता का मुख्य विशेषता है। उनकी कविता में भयाक्रांत अनुभव, ऐसा अनुभव जिससे अंदर से आदमी हिल जाए, डर जाए, समाज में रहते हुए अपने आप से घबराए, उसे भयाक्रांत कहेंगे। आवेग रहित, लेकिन शब्दों की भाषा इतना माधुर्य है, उसमें आक्रोश नहीं है, माधुर्य है। रघुवीर सहाय ने मुक्त छंद के साथ साथ छंद में भी काव्य रचना की। मुक्त छंद वो होता है
जिसमें छंद के जो नियम है वो कम लागू होते हैं, और छंद वो होते हैं जो उसका नियम है वो लागू जरूर होता है। इसके लिए छंद शास्त्र का जानना आवश्यक होता है। जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की संरचना में कथा या वृत्तांत का भी उपयोग करते हैं। जब वो लिखते हैं तो बीच बीच में कोई ऐसी कथा डाल देते हैं जिससे आदमी को समझने में आसान हो, पाठक को समझने में आसान हो। उनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं, कृतियां का मतलब उन्होंने लिखा है, रचना, उन्होंने रचनाएं की हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो, जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये उनकी लिखी हुई कविताएं हैं। 6 खंडों में रघुवीर सहाय रचनावली भी प्रकाशित हुई है, एक ये भी प्रकाशित हुई है, छपी है, जिसमें उनकी लगभग सभी रचनाएं संग्रहित है। संग्रहित का मतलब इकट्ठा है। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनको सम्मान जो प्राप्त हुआ साहित्य अकादमी। तो पहली कविता जो हम आज समझने जा रहे हैं वो है वसंत आया। कविता कहती है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। शहरीकरण के कारण मनुष्य का रिश्ता जो है प्रकृति से टूट गया है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव की बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। वसंत का आगमन इतना खूबसूरत होता है कि प्रकृति खूबसूरत हो जाती है, तो आदमी तुरंत जान जाता है। पेड़ के पत्तों का झड़ना, नई नई कोपले आना, फूलों का खिलना, आम के बौर का आना, कोयल की मधुर आवाज, भौरों की गुनगुनाहट, ये सारे के सारे जो है ना प्रकृति है। लेकिन आज शहरीकरण के कारण ये सब कम हो गए हैं। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावतः घटित होते हैं। ऋतु तो आते रहते हैं, पत्ते झड़ते हैं, कोपलेट फूटती हैं, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं। ढाक एक प्रकार का पेड़ है जिसमें लाल लाल किस्म का फूल होता है। ढाक का दूसरा नाम पलाश भी है। तो जब वो जंगल में एक साथ खिलते हैं वसंत के ऋतु में, तो लेखक ने उसे दहकना लिखा, इसलिए लिखा है क्योंकि उसकी लाल रंग होने की वजह से अंगारों की तरह खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। कोमल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमते हैं। भ्रमर का मतलब भौरे, एक प्रकार का काला कीड़ा होता है, छोटा लेकिन उड़ने वाला, जो संगीत के साथ गाना गाते हुए फूलों पर घूमता रहता है, उसे कहते हैं भौरा। भ्रमर का मतलब भौरा। वो हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। निगाह का मतलब हमारी नजरें, हम निरपेक्ष बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है। इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। जीवन की विडंबना मतलब दुख छिपा हुआ है। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए वे देशज, तद्भव शब्दों और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग करते हैं। देशज जो देश की भाषा है, लोक भाषा है, उसमें से शब्द जो लिए जाते हैं उसे कहते हैं देशज। और तद्भव का मतलब यह है उनमें से थोड़ा जो बिगड़ करके बन जाता है उसे कहते हैं तद्भव। प्रकृति से अंतरंगता को प्रकृति के जो सौंदर्य है उसकी अभिव्यक्ति की है। अशोक, मदन महीना, पंचमी, नंदनवन जैसे परंपरा से रचे वैसे जीवनानुभवों की भाषा से इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया है। अशोक एक वृक्ष का नाम है जिसके पत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं। मदन महीना वसंत का महीना, मदन माने वसंत, वसंत का या कामदेव का महीना कहा जाता है इसे। और वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है वसंत के ऋतु में। उस समय माँ सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता है। नंदनवन खूबसूरत जंगल, ऐसे जंगल जो मनुष्य को आनंद से विभोर कर दें, ऐसे नंदनवन। कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग है। बिंब का मतलब होता है
जब हम कविता को पढ़ेंगे तो हमारे सामने में एक सुंदर सा चित्र अंकित हो जाता है जंगल का, या जो विषय का वर्णन किया जा रहा है उसे बिंब विधान कहते हैं। उनकी आज जो दूसरी कविता है उसका नाम है तोड़ो। वो उद्बोधन कविता है। उद्बोधन का मतलब मनुष्य को जगाने की बात है उसमें। ऐसा व्यक्ति जो अंदर से टूट चुका हो और जो बार बार आत्मग्लानि से भरा हुआ हो, उसे जगाने के लिए इस कविता का उल्लेख किया है, उसे कहते हैं उद्बोधन। इसमें कवि सृजन हेतु, सृजन का मतलब बनाना, सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, उसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान किया है। ऐसी जमीन जिसमें जो खेती के लायक हो, उर्वर जमीन को उसर कहते हैं। लेकिन एक जमीन ऐसी भी होती है जिसमें खेती करो तो खेती नहीं होती, उसमें पथरीला टाइप का होता है। लेखक कहना चाहता है कि ऐसे जो बंजर जमीन है तो ऐसा मत समझो कि वो उर्वर नहीं हो सकता है। परिश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि धरती का स्वभाव है उर्वरापन। अगर पत्थर को हम तोड़ करके अलग कर दें तो वहां जो बची हुई मिट्टी है उसको हम उर्वर बना सकते हैं। ये तो उदाहरण दिया उन्होंने। परती को खेत में बदलना, परती का मतलब ऐसे काफी सारे चरागाह हैं जो खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ पशु ही चरते हैं। लेखक ने यहां पर परिश्रम करने के लिए कहा है। ऐसे कुछ नौजवान जो लोग खेती किसानी से दूर जाते हैं, आज कृषि विज्ञान बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। अगर वही नौजवान कृषि विज्ञान को अच्छी तरह पढ़ें और वहां पर आवश्यकता अनुसार खेती की जाए तो मानव समाज में जो व्याप्त भूखमरी है वो समाप्त हो जाए और जो कुपोषण की समस्या है वो भी समाप्त हो जाए। इसलिए कहा, परती को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहां कभी विध्वंस के लिए नहीं उकसाता, मारो काटो ऐसे व्यक्तियों वो भी उसको कहा जाता है विध्वंस, वर्णन सृजन के लिए प्रेरित करता है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, पढ़ने से आसान लगती कविता, साधारण सी बात है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दिया है, एक नया रूप दिया है। आयाम का मतलब रूप। यह बंजर प्रकृति में है तो अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है। मन के भीतर की उब सृजन में बाधक है। कवि सृजन की आकांक्षी का मतलब चाहता है। सबसे कष्टकारक क्या है कि अगर मनुष्य के मन में सृजन, कुछ नया बनने की, कुछ कर गुजरने की ताकत न हो तो बड़ा मुश्किल है। कितना भी समझाओ, कितना भी उसको उद्बोधना दो, वो नहीं कर सकता। कवि का मानना है धीरे धीरे उसके मन में संप्रेषण करो, उसको जगाओ कि नहीं तुम कर सकते हो और तुम्हारे अंदर क्षमता है। अगर वो अपने आप को पहचान जाता, आत्मबोध हो जाता है तो वो करके भी दिखा देगा। इसलिए उसको भी दूर करने की बात करना है। इसलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है। इससे कविता का अर्थ और विस्तार होता है। अब हम कविता को पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है वसंत। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, ये प्रकृति का खूबसूरत चित्र है। पर्वत है, यहाँ सूर्योदय का, प्रातःकालीन का सुंदर चित्रण दिया है। ऐसे समय में एक अशोक का वृक्ष खड़ा है। वो किसी सुंदर बंगला अर्थात बड़ा सा मकान है शहर के अंदर, उसके आगे एक पेड़ लगा हुआ है अशोक का। उसमें एक चिड़िया की आवाज आई। उस आवाज को सुन करके लेखक के मन में एक काव्य का सृजन हुआ और लेखक बड़े सुंदर शब्दों में उसको कविता में निबद्ध करके हमारे सामने में वसंत का वर्णन करते हैं। जैसे बहन दा कहती है,
एक छोटी बहन अपने बड़े भाई को प्रेम से पुकारती है। बड़े भाई को दादा या दा शब्द कह करके संक्षिप्त रूप में पुकारती है, बड़े प्रेम से छोटे रूप में। तो चिड़िया कू की, जब चिड़िया की जो आवाज आई उस मधुर ध्वनि में, लेखक को वसंत का सौंदर्य नजर आया। और वो भी कहा, शहर के अंदर एक बंगला था और बंगला के आगे एक अशोक का पेड़ खड़ा था। वहां पर वसंत के आगमन का आभास हुआ। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पेराए पत्ते। लेखक शहर के अंदर बजरी से भरा हुआ सड़क पे जा रहा है। कुछ पेड़ के पत्ते सूख करके गिर गए हैं और बसंत के मौसम में ऐसा होता है, पहले सारे पत्ते सूख करके गिर जाते हैं। सड़क के किनारे जब कभी का पैर आया तो उस सूखे पत्तों पर जब पैर रखा तो चुरमुराने की जो आवाज आई, कड़क करके जब टूटने की आवाज आती है उसे चुरमुराना कहते हैं। जो ऊंचे पेड़ों से गिरे हुए थे और पत्ते पीले होकर के सूख गए थे, तो लेखक समझ गया कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। चिड़िया के चहकने पर और सूखे पड़े पेड़ों के पत्ते गिरने पर वसंत ऋतु के आगमन का एहसास होता है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। यहां कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। सुबह 6 बजे प्रातः काल का मौसम, गर्मी के बाद, गर्मी से पहले वसंत ऋतु का आगमन का सूचना। बहुत तेज जब सर्दी पड़ती है तो सर्दी में वसंत का लक्षण नजर नहीं आता। वसंत सर्दी के समाप्त होने के बाद वसंत का आगमन होता है। तो उस समय बहुत खूबसूरत हवा ठंडी ठंडी चलती है। कुछ सर्दी होती है, कुछ गर्मी होती है, लेकिन मौसम बड़ा सुंदर है। तो लेखक ने उस हवा को की तुलना एक नवयुवती से कल्पना की है। जैसे सुबह सुबह स्नान करके, नहा धो करके, सज धज करके, तैयार होकर के बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकली और निकल करके चली गई। तो उस समय जो सौंदर्य का अनुभूति हुई, तो लेखक ने लिखा, फिरकी सी आई। फिरकी कहते हैं बच्चे हाथ में लेकर के एक घूमने वाला एक साधन, खिलौना होता है, उसे फिरकी कहते हैं, जो हवा के साथ घूमता है। तो वो जो सुबह सुबह की ठंडी हवा आई थी, उसको कहा कि आई ठंडी हवा और चली गई। दोपहर के बाद वो थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, लेकिन सुबह का आनंद आया, आई और चली गई। तो यहाँ फिरकी सी आई, उपमा तुलना की गई है। सी आने से उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर मानवीकरण के विषय में चित्रण किया गया है। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते, फुटपाथ रास्ता, कल मैंने जाना कि वसंत आया, और यह कैलेंडर से मालूम हुआ। आजकल लोग कैलेंडर टांगे रहते हैं, कैलेंडर में लिखा रहता है कि कब कौन सी छुट्टी है या कौन सा तिथि है, कौन सा महीना है। अमुक दिन, अमुक वार, मदन महीने की होवेगी पंचमी। अमुक दिन, इस दिन को, इस तिथि को मदन महीना, मदन महीने का मतलब वसंत का महीना, की पंचमी तिथि होगी, वसंत पंचमी होगी। पहले लोग खुशियां मनाते थे, जंगल में फूलों को देख के जानते थे, प्रकृति के बड़े करीब थे। लेकिन भागम भाग की दुनिया में और शहरीकरण की दुनिया में लोग कैलेंडर से जानते हैं या उस दिन छुट्टी होने से जानते हैं। कैसे? दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे, कहीं ढाक के जंगल आम बौर आएंगे। पहले कविता में पढ़ते थे कि
वसंत के आगमन पर सारे पेड़ों पर सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे। और ढाक का जो जंगल है उसमें जब फूल खिलेंगे तो बिल्कुल अंगारों की तरह खूबसूरत दहक उठेंगे या चमक उठेंगे। खूबसूरती उसकी हमारे आंखों में नजर आएगी। प्रकृति को करीब से देखने के लिए ढाक के जंगल का वर्णन किया है। फिर लिखा है आम के बौर। जैसे ही वसंत का आगमन आता है, आम में बौर आ जाते हैं। बौर का मतलब होता है फूल। आम के फूल को बौर आना कहा जाता है। उस समय क्या खूबसूरती आती है, रंग रस गंध से लदे हुए। प्रकृति में अद्भुत खूबसूरती होती है। खूबसूरती के लिए आवश्यक है तीनों। रंग, दिखना खूबसूरत चाहिए। जब प्रकृति में नए नए पत्ते आते हैं, फूल खिले रहते हैं और उन फूलों पर रस भरा रहता है और फूलों की वजह से और पत्तों की वजह से एक खूबसूरत गंध सी आती है और नीचे ठंडी ठंडी हवा उसको लेकर के आती है। तो लदे फंदे हुए दूर के विदेश के वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। ऐसा जंगल जो खूबसूरत जंगल है उसका यश गौरव बढ़ जाता है, इसीलिए लिखा यशस्वी। मधुमस्त पीक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। मधु मस्त, मधु का मतलब है यहाँ पर मधु, वैसे मधु का शहद अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर फूलों का रस, क्योंकि फूलों के रस से ही शहद बनता है। मधु मस्त अर्थात शहद के फूलों के रस पी करके, मस्त होकर के, पीक मतलब कोयल, भौरे। भौरा वो छोटा सा गुनगुनाने वाला कीड़ा होता है जो उड़ उड़ करके अलग अलग फूलों में जाता है, लेकिन उसके पैरों में पराग के कण चिपक जाते हैं। जब वह दूसरे फल फूलों में जाता है तो उसके पराग के कण के कारण फूलों में नए फल आ जाते हैं। इसीलिए कहा मधुमस्त पीक भौर आदि अपना अपना कृतित्व, अपना अपना कर्तव्य निभाएंगे। कोयल अपने कूक से प्रकृति के वातावरण को खूबसूरत कर देगी। भौरे भी अपने संगीत से फूलों के जंगल की खूबसूरती बढ़ा देते हैं। साथ में अपना कर्तव्य भी निभाते हैं। जो पराग के कणों को पैरों में चिपक करके चले जाते हैं और दूसरों को फलों से भर देते हैं, इसीलिए उसका कर्तव्य है। अभ्यास करके दिखावेंगे। अभ्यास का मतलब यह है कि वो करते ही रहते हैं, इसीलिए अभ्यास। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जब मैंने जाना कि वसंत आया। ये गिनने, नगण्य का मतलब होता है जिसको गिना नहीं जा सकता या जिसे हम गिन नहीं सकते। मैं आज समझ गया हूं, जब मैंने इतने सारे बातों को देखा कि कवि ने जिन बातों का उल्लेख किया, आजकल के वातावरण में जब लोग प्रकृति से दूर हो रहे हैं तो लेखक को बड़ी वेदना हो रही है। कारण यह है कि प्रकृति से ही हम सजीवित हैं। फल, फूल, क्योंकि हम अन्न लेते हैं, जल लेते हैं, वायु हवा से जीते हैं, तो ये सारे प्रकृति के अंश हैं। इसीलिए मनुष्य बिना प्रकृति के जीवित नहीं रह सकता। नहीं तो काल चक्र प्रकृति से दंडित होता है और काल चक्र में यह प्रभु की कृपा है। तो लेखक ने इन सब शब्दों से आगाह किया है कि मनुष्य को प्रकृति से नहीं, अभी तो प्रकृति से जुड़ के रहना चाहिए और प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। इन शब्दों के साथ कवि रघुवीर सहाय बसंत आया को के माध्यम से हमें बहुत बड़ा संदेश देते हैं। अगली कविता है तोड़ो। तोड़ने से तात्पर्य यहां पर खंडित करने से नहीं है। मन में जो आपकी नकारात्मक विचारधारा है उनको तोड़ने के लिए बात कही है। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, 3 बार शब्दों को दोहराने का मतलब यह है आपके अंदर संपूर्ण विश्वास और शक्ति ऊर्जा भर देना चाहते हैं। अगर किसी बात को बार बार दोहरा करके अगर कवि अपने शब्दों में लिख रहा है, कविता में लिख रहा है,
तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मविश्वास भर रहा है कि करो, और इसको करके दिखाना है और करना चाहिए। ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे। पत्थर और चट्टानों से मतलब यह है कि धरती के अंदर उर्वरापन लाने के लिए ऐसी जगह जहां पर पेड़ पौधे नहीं उगते, उन जगहों को में जो पत्थर हैं, चट्टाने हैं, उनको तोड़ दो और वहां पर उर्वरापन लाओ। मतलब धरती को हमेशा उर्वरा शक्ति से ओतप्रोत रखो, खाली मत बैठो, अपने कर्तव्य और कर्म को करते जाओ। कुछ लोग सिर्फ शांत होकर बैठते हैं, सरकार ही करेगी, नहीं। परिश्रम की भावना को जगाने के लिए लेखक ने लिखा, ये झूठे बंधन तोड़ो तो धरती हम जाने। झूठे बंधन का मतलब यह है, जब ये ऐसा होगा, सरकार ये सुविधा देगी, तब हम करेंगे, नहीं। आपके अंदर आशा और विश्वास बंधना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मन में शक्ति जागनी चाहिए, और आपकी आंतरिक शक्ति जग जाएगा तो आप कुछ भी करके दिखाएंगे। हम धरती को हम जाने। सुनते हैं, मिट्टी में रस है जिसमें उगती दूब है। ये स्वाभाविक है। धरती में बिना किसी के उगाए स्वाभाविक तौर से थोड़े से जल पाने से दूब घास उग जाते हैं, जो एक बहुत नरम और खूबसूरत घास है, जिसको पशुओं के लिए भी हितकर है और जो उत्तम घास की श्रेणी में आता है। धरती में रस है तभी तो उग रही है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी उब है, आधे आधे गाने। जिस प्रकार से धरती का जो मैदान है उसमें सूखा दिख रहा है, लेकिन थोड़े से बरसात से बिना संरक्षण के दूब घास उग रहे हैं, ऐसे ही हमारे मन के मैदान में एक ऊर्जा भरनी चाहिए। कर्तव्य को करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अंदर ऊर्जस्विता होनी चाहिए। आलस्य नहीं रहना चाहिए। ऊब, एक बात को बार बार सुनने से मनुष्य उब जाता है, प्रगति नहीं कर पाता। फिर लिखा, आधे आधे गाने। एक शब्द को दो बार प्रयोग करें तो उसका अर्थ होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, और यहां पर अर्थ है आधे आधे गाने। मनुष्य अगर मन में कोई शोक लिए हुए बैठा है, उसके मन में दुख है, कष्ट है, तो पूरा गाना उसके मुंह से नहीं निकल सकता, या दिल खोल करके वो नहीं गा सकता। इसी प्रकार से किसी के मन में आलस्य और कर्म न करने की, तरक्की न करने की भावना ना हो, तो उसके सामने में सोने भी पड़ा रहे तो सोने की कीमत को नहीं पहचान सकता। जिसके मनुष्य में संकल्प आ जाता है, उसके सामने में रोड़ी, पत्थर, गहराई कुछ भी कीमत नहीं रखता, वो करके दिखाता है और उस क्षेत्र को हरा भरा कर देता है। इसी प्रकार से मन में संकल्प आवश्यक है, मन में दृढ़ विश्वास आवश्यक है। इन दोनों के होने पर, संकल्प और दृढ़ विश्वास और कर्म करने की भावना होने पर, वह कुछ भी दिख सकता है। वहां से संगीत की उत्पत्ति होती है। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये उसर बंजर तोड़ो। बंजर जमीन ऐसी जमीन जहां पर रेत पत्थर हो, उसको तोड़ डालो, उसके अंदर उर्वरतापन धीरे से आ जाएगी। अगर उसर जमीन भी है तो पर भी जुताई करना आवश्यक है, तभी उसमें अच्छे फसल होंगे। चरती परती तोड़ो। चरती का मतलब चरागाह, परती का मतलब धरती को, उस क्षेत्र को तोड़ डालो। तोड़ डालो का मतलब यह है, उस क्षेत्र से भी कुछ ऐसे उत्पन्न किया जाए जिससे पशु समाज और मानव समाज दोनों का ही कल्याण हो। यहाँ लेखक ने इस भावना से
खाली जगह को मत छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। मिट्टी में तो रस होना स्वाभाविक है। अगर जितना रस होगा उतने ही बीज अधिक से अधिक उगेंगे, अर्थात अधिक से अधिक फसल होगा। इसी प्रकार से मन में संकल्प की भावना होगी तो मनुष्य जो है अधिक से अधिक काम करके दिखा सकता है। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खीज को। एक मनुष्य के अंदर खीज भर गया है। खीज का मतलब होता है नकारात्मक विचारधाराएं, निषेधात्मक भावनाएं। हम नहीं कर सकते, ऐसे कैसे हो जाएगा। इस प्रकार के कुतर्क इतने अधिक आ गए हैं कि उसकी आत्मविश्वास कहीं ना कहीं खो गया है, दब गया है। लेकिन अधिक से अधिक काम होता है, अधिक से अधिक जब उसके अंदर उत्साह हो, आत्मविश्वास हो, संकल्प, दृढ़ संकल्प हो। कहते हैं गोड़ो गोड़ो गोड़ो। गोड़ो का मतलब होता है जब खुदाई करते हैं जमीन को, धरती में फसल लगा देते हैं तो बीच में हल्के हल्के जो घास फूस है उसको निकाल करके उसको साफ सुथरा मिट्टी चढ़ा देते हैं ताकि उसको गुड़ाई करना कहते हैं। मतलब सिर्फ तोड़ने से काम नहीं चलेगा, धरती को उसका समय पे ध्यान रखना और जितनी आवश्यकता है उतना उसको खाद अन्न इत्यादि देना, खाद देना, और ताकि अन्न इत्यादि फसल या अन्य फसल बहुत अच्छे उत्पन्न हो तो गोड़ना आवश्यक है। तो इसीलिए कहा तोड़ना और गोड़ना दोनों पर ही जोड़ दिया है। और साथ में सबसे ज्यादा बल दिया है मन की खीज को। आपके मन में निषेधात्मक भावना नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक भावनाएं नहीं होनी चाहिए। आइए पाठ के प्रश्नोत्तर के विषय में, कविता के प्रश्नोत्तर के विषय में चिंतन करते हैं। उससे पहले अगर आपको कठिन शब्द समझ में नहीं आता तो आप यहां से देख सकते हैं कूकना, जैसे चिड़िया की स्वाभाविक आवाज, चुरमुराए चरमराने की आवाज, तरुवर छायादार वृक्ष, फिरकी एक लकड़ी का खिलौना जो जमीन पर गोल गोल घूमता है, मदन महीना, कामदेव का महीना बसंत। तो आपको जो शब्द समझ में न आए आप यहां से देख सकते हैं, चरती परती, चरागाह इत्यादि। अब हम एक एक प्रश्नों का ध्यान से चिंतन करते हैं। अगर आपको कविता अच्छी तरह समझ में आई तो सबसे पहले आप लाइक बटन दबाएं। मुझे कमेंट भी भेज सकते हैं अगर आप को अच्छा लगा या बुरा लगा या और कुछ चाहते हैं इसमें समझना। सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं जो आपके सीधे हाथ पर है। सब्सक्राइब बटन दबाने से हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और हमारा एक समाज बन जाता है जिसमें हिंदी साहित्य को प्रचार प्रसार करने के लिए हम सभी मित्रों की सहायता कर सकें और सभी मिलकर के हम इसको आगे के पथ पर ले चलेंगे। अगर इससे अधिक जानकारी लेना हो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर में एक छोटा सा एरो की है जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन बटन, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे और भी आपको प्राप्त हो जाएंगे लिंक। आप उनको जाकर के अन्य पाठों का भी अध्ययन कर सकते हैं आपके रुचि के आधार से। आइए चिंतन करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में आए हुए परिवर्तनों को देखता है, तब उसे ज्ञात होता है कि पता चलता है कि वसंत आ गया है। उसे चिड़िया के कूक, पेड़ों से गिरे हुए पीले पत्ते तथा गुनगुनी ताजा हवा वसंत के आगमन की सूचना देते हैं। प्रकृति में हुए यह परिवर्तन उसे वसंत के आने का आभास कराते हैं तथा घर पर जाकर कैलेंडर इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि कर देता है। प्रश्न 2, कोई 6 बजे सुबह फिर किसी आई चली गई। पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य। वसंत के आने से पहले वायु में अधिक ठंडक विद्यमान होती है।
इसमें मनुष्य सिहर उठता है, परंतु वसंत के आगमन के साथ यह हवा गुनगुनी हो जाती है, मानो कोई युवती गर्म पानी से स्नान करके आई हो। यह हवा फिरकी की भांति गोल गोल घूमती है और अचानक रुक जाती है। इसमें सिहरन पैदा करने वाली ठंडक विद्यमान नहीं होती है। वसंत की हवा में ठंडक समाप्त हो जाती है और गर्माहट हृदय को आनंदित कर देती है। प्रश्न 3, वसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों? वसंत पंचमी के अमुक दिन कार्यालय में अवकाश होता है। अमुक का मतलब ये दिन, जो इस बात का प्रमाण है कि वसंत आ गया है। कार्यालय में अवकाश होना किसी त्योहार के होने की ओर संकेत देता है। कवि को वसंत पंचमी के अवकाश का पता तब चला जब उसने कैलेंडर में देखा तथा कार्यालय में अवकाश हुआ। कवि के अनुसार शहरी जीवन में मनुष्य प्रकृति में हुए बदलावों को नहीं देख पाता। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों के जंगल खड़े हो गए हैं, चारों तरफ सीमेंट के बने हुए घर हैं। यहां पर हरियाली और प्रकृति की सुंदरता मात्र सपना बनकर रह गई है। अतः मनुष्य ऋतुओं को कैलेंडरों के माध्यम से जान पाता है, जो कि एक दुखद बात है। प्रश्न 4, और कविताएं पढ़ते रहने से आम बौर आवेंगे में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। ये कविता का अंश है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि के द्वारा व्यंग किया गया है। उसके अनुसार सीमेंट के बने हुए जंगलों में रहने वाले मनुष्य को प्रकृति की सुंदरता और उसमें होने वाले परिवर्तन के विषय में कोई जानकारी नहीं हो पाती है। ऋतु के आगमन और उसकी समाप्ति का तो पता ही क्या चलेगा। वह मात्र कविताओं के माध्यम से ऋतु में हो रहे परिवर्तन और उसके सौंदर्य के विषय में जान पाता है। प्राचीन काल में कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से सभी ऋतुओं का सुंदर वर्णन किया है। वसंत ऋतु तो रसिक तथा सभी प्रकार के कवियों की मन भावन ऋतु रही है। इस ऋतु में पलाश के जंगल खिल उठते हैं, आमों के वृक्ष बौरों से भर जाते हैं। यह अनुपम सुंदर दृश्य देखकर रसिकों के हृदय प्रेम से प्लावित होने लगते हैं, मतलब प्रेम रस से परिपूर्ण हो जाते हैं। परंतु विडंबना देखिए कि आजकल यह सब कविताओं के माध्यम से पता चल रहा है। भागम भाग के कारण अपनी आंखों से इन्हें देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हो पाता। बस इस सुंदरता का रसपान हम पढ़ कर लेने में प्रयास करते हैं, जो कि मानव के लिए एक विचारणीय बात है, सोचनीय बात है, विचार करने लायक बात है। प्रश्न 5, अलंकार बताइए। बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। खिली हुई हवाई फिरकी सी आई, चली गई, कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। पहला का उत्तर, बड़े बड़े पियराए पत्ते। प्रस्तुत पंक्ति में ब और प वर्ण के 2 से अधिक बार आवृत्ति का मतलब बार बार आना के कारण अनुप्रास अलंकार है। बड़े शब्द उसी रूप में पुनः आवृत्ति होने की वजह से पुनरुक्ति प्रकाश है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, प्रस्तुत पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। खिली हुई हवा आई, फिरकी से आई, चली गई। प्रस्तुत पंक्ति में हवा की तुलना फिरकी से की गई है, अतः यह उपमा अलंकार है। इसी के साथ पंक्ति में अनुप्रास अलंकार भी है,
क्योंकि ह वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई। दहर दहर देखेंगे कहीं ढाक के जंगल, प्रस्तुत पंक्ति में द वर्ण 2 से अधिक बार आवृत्ति कारण अनुप्रास अलंकार है। दहर शब्द उसी रूप में पुनः आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न 6, किन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि आज मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति से वंचित है? उत्तर, नीचे दी गई पंक्तियों से ज्ञात होता है कि आज मनुष्य प्रकृति के अनुभूति से वंचित है। कल मैंने जाना कि बसंत आया और यह कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन अमुक वार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आमेंगे। ये कविता में बार बार उन्होंने पहले पढ़ा था, इसीलिए अनुभव किया। प्रश्न 7, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता प्रकाश डालिए। यह बात सत्य है कि प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। जब से मनुष्य का अस्तित्व इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, प्रकृति ने सहचरी की भांति उसका साथ निभाया है। उसने मनुष्य की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा है और उसके अस्तित्व को पृथ्वी पर पनपने के लिए सभी साधन दिए हैं। प्रकृति के सानिध्य में रहकर ही मनुष्य सभ्य बनता है तथा ज्ञान प्राप्त करता है, विद्या प्राप्त करता है। आज चांद तक पहुंच चुके हैं। अत्याधुनिक साधन उसके पास उपलब्ध हैं। उसके पास छोटी से लेकर बड़ी वस्तु जो है वे सब प्रकृति की देन है। मनुष्य का अपना कुछ भी नहीं। उसने जो पाया है वह इस प्रकृति रूपी सहचरी से पाया है। आरंभ में पूरी पृथ्वी पर प्रकृति का साम्राज्य था, परंतु जब से मनुष्य ने प्रकृति पर अपने पैर पसारने प्रारंभ किए, उसने इसके साम्राज्य पर कब्जा ही कर लिया है। आज चारों तरफ उसने अपने आसपास सीमेंट के ऐसे जंगल खड़े कर दिए हैं जिसके कारण उसकी सहचरी सिमट कर रह गई है। उसने प्रकृति से सदैव लिया ही है। उसने लगातार सदियों से उसका दोहन ही किया है। उसने अपने सहचरी के धैर्य और प्रेम को धोखा ही दिया है। आज प्रकृति ने भी अपनी सहचरी का रूप छोड़कर विकराल रूप धारण कर लिया है। मनुष्य ने उसकी सीमाओं का इतना अतिक्रमण कर दिया है कि वह स्वयं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। प्रश्न 8, बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? उसका प्रतिपाद्य लिखिए। उत्तर, आज के मनुष्य का प्रकृति से संबंध टूट गया है। उसने प्रगति और विकास के नाम पर प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब प्रकृति का सानिध्य सपनों की बात से लगने लगी है। महानगरों में तो प्रकृति के दर्शन ही नहीं हो पा रहे हैं। चारों ओर इमारतों का साम्राज्य है। ऋतुओं का सौंदर्य तथा उसमें हो रहे बदलावों से मनुष्य परिचित ही नहीं है। कवि के लिए यह चिंता का विषय है। प्रकृति जो कभी उसकी सहचरी थी, आज वह उससे कोसों दूर चला जा रहा है। मनुष्य के पास अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त साधन है, परंतु प्रकृति के सौंदर्य को देखने और उसे महसूस करने की संवेदना ही शेष नहीं बची है। उसे कार्यालय में मिले अवकाश से पता चलता है कि अमुक त्योहार किस ऋतु के कारण है।
अपने आसपास हो रहे परिवर्तन उसे अवगत तो कराते हैं, परंतु वह मनुष्य के हृदय को आनंदित नहीं कर पाते। मनुष्य और प्रकृति का संपूर्ण प्रेम संबंध अधुना की भेंट चढ़ चुका है। आने वाला भविष्य इससे भी भयानक हो सकता है। अब अगली कविता जो तोड़ो है, उसके प्रश्नोत्तर के विषय में हम लोग यहां पर चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक हैं? तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान बंधनों और बाधाओं के प्रतीक हैं। बंधन और बाधाएं मनुष्य को आगे बढ़ाने से रोकती है, इसलिए कवि मनुष्य को इनको हटाने के लिए प्रेरित करता है। उसके अनुसार यदि इससे पार पाना है तो इसे तोड़कर अपने रास्ते से हटाना होगा, तभी मंजिल पाई जा सकती है। प्रश्न 2, कवि को धरती और मन की भूमि में क्या क्या समानताएं दिखाई पड़ती हैं? उत्तर, कवि के अनुसार धरती और मन में बहुत प्रकार की समानताएं विद्यमान हैं। वे इस प्रकार है। धरती में जो मिट्टी खेत में विद्यमान है, उसमें पत्थर और चट्टानें व्याप्त हो तो वह बंजर हो जाती है, जिससे उसमें किसी भी प्रकार का फसल पैदा नहीं हो सकता। इसी प्रकार मन की भूमि बंधनों और बाधाओं के कारण बंजर हो जाती है, अर्थात बंधन और बाधाएं उसकी सृजन शक्ति को कमजोर बनाते हैं। बंधन और बाधाएं नकारात्मक विचारधाराओं को कहा गया है, या बार बार उसे निषेधात्मक बातें समाज में देखने और सुनने को मिलने को भी उसकी बाधा कहा है। धरती के भीतर पत्थर और कठोरता का समावेश है। ऐसे ही मन में उबाऊपन और खींच विद्यमान है। धरती के भीतर यदि पत्थर और चट्टान विद्यमान होंगे तो उसकी पैदावार शक्ति घट जाती है। इसी तरह यदि मन में शंकाएं तथा खींच विद्यमान रहेगी तो उसकी सृजन शक्ति भी घट जाती है। धरती में हल चलाकर उसके भीतर व्याप्त चट्टानों और पत्थरों को बाहर निकाला जाता है तथा उसे कृषि योग्य बनाया जाता है। वैसे ही मन में व्याप्त शंकाओं, बाधाओं और खींच को निकालकर उसकी सृजन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 3, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को। गोड़ो गोड़ो गोड़ो। उत्तर, भाव यह है कि मिट्टी का उपजाऊपन ही बीज का पोषण करता है और उसे फसल के रूप में आकार देता है। मिट्टी में यदि उपजाऊपन रस नहीं होगा तो वह बीज का पोषण नहीं कर पाएगी। ऐसे में मनुष्य की स्थिति भी वही होती है। जब तक उसके अंदर खींच विद्यमान रहेगी, उसकी सृजन शक्ति उसमें प्रभावित होती रहेगी। अतः सृजन के लिए खींच को मन से बाहर निकाल कर ही रखना होगा। इन पंक्तियों में कवि धरती के माध्यम से मनुष्य की खींच को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। इसमें बार बार खींच शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब है निषेधात्मक भावनाएं, नकारात्मक विचारधाराएं, या किसी कारणवशात मनुष्य में ऐसा विचारधाराएं पैदा हो जाती, अंतर्द्वंद पैदा हो जाता है कि यह मेरे बस की नहीं है। ये सारे खींच के अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत प्रकार के खींच हो सकते हैं, कारण कोई भी हो सकता है। प्रश्न 4, कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ है और अंत गोड़ो गोड़ो से। इस पर विचार कीजिए, कवि ने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने के पीछे कवि का उद्देश्य है तोड़ो 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 से कविता आरंभ करके कवि मनुष्य को
विघ्न, बाधाएं, खीज इत्यादि को चकनाचूर करने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह मनुष्य संकट से बाहर आ जाता है और उसके मन की सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। विघ्न, बाधाएं तथा खीज मनुष्य के विचारों को प्रभावित किए रहती हैं और वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है। गोड़ो 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 से वह मन को मजबूत बनाकर सृजन शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। जैसे धरती के अंदर व्याप्त चट्टान और पत्थरों को तोड़ने से उसका बंजरपन समाप्त होता है तथा उसकी गुड़ाई करके उसे खेती करने योग्य बनाया जाता है, ऐसे ही इन शब्दों के द्वारा कवि मन को विशेष बल देने का प्रयास करता है ताकि वह अपने सम्मुख खड़ी कठिनाइयों से लड़ सके तथा सृजन शक्ति को और बलशाली बना सके। इस प्रकार की ही मनुष्य का विकास संभव है, ऐसे ही वह विकास कर सकता है। प्रश्न 5, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। यहां पर झूठे बंधनों और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है? उत्तर, कवि का निम्नलिखित पंक्ति में झूठे बंधनों को से अभिप्राय है झूठे बंधन मनुष्य को मार्ग से विचलित कर देते हैं, उसकी शक्ति को जकड़ देते हैं। जैसे धरती में व्याप्त पत्थर तथा चट्टाने उसे बंजर बना देते हैं, ऐसे ही मन में व्याप्त झूठे बंधन उसकी सृजन शक्ति को विकसित नहीं होने देते हैं। धरती को जानने से अभिप्राय है कि धरती में इतनी शक्ति होती है कि वह समस्त संसार का भरण पोषण कर सके, परंतु उसमें व्याप्त पत्थर और चट्टाने उसे बंजर बना देती हैं। अतः हमें उसकी शक्ति तथा उसके महत्व को समझकर उसे खेती योग्य बनाने की आवश्यकता है। मनुष्य का मन भी इसी धरती के समान है। यदि वह शंकाओं, झूठे बंधनों के जाल में फंसा रहेगा तो अपनी सृजन शक्ति का नाश ही करेगा। अतः अपने मन का अवलोकन कर उसे अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और सभी प्रकार की बाधाओं को उखाड़ फेंकना चाहिए। प्रश्न 6, आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? आधे आधे गाने के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मनुष्य जब तक अपने मन में व्याप्त खीज तथा ऊब को बाहर निकाल नहीं करता तब तक उसका गान अधूरा ही रहेगा। मन में जब उल्लास तथा आनंद को महसूस करेगा तभी वह पूरा गाना गा सकता है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि मन के अंदर खीज तथा उबाऊपन नहीं होगा तो सृजन करने में सक्षम होगा। इस तरह ही उसका कल्याण संभव है। तो साथियों, फिर सबको नमस्ते और मां सरस्वती की कृपा सब पर बना रहे। मन में संकल्प लें कि आप कुछ मित्रों को इसको भेजें ताकि उनको भी सहायता हो सके। हम सब मिलकर के हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे हिंदी साहित्य का विकास होता रहे और सभी छात्र भारत की राजभाषा हिंदी साहित्य को पढ़ सकें। उसके लिए सब हम सब मिले रहें तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। इससे हमारा एक बड़ा सा ग्रुप तैयार होगा और हम मिलकर के एक दूसरे को हिंदी साहित्य के प्रति सम्मान पूर्वक साथ देते रहेंगे। और यह अवश्य जो कोई हिंदी प्रेमी है या कोई छात्र है उसे अवश्य भेजें। इसके साथ पुनः सबको नमस्ते। मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। सबको नमस्ते।